इसमें दोस्तों को बीच में टिकट नहीं भरा जाता। चलो 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 प्लान बना लीजिए कर लेंगे प्लान बना लीजिए कर लेंगे चलो पढ़ने नहीं दे ये बंदा वाला बात मत आज में लखनऊ है चलो मेरे साथ चलो लखनऊ में जा सकते हो कई सारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो विजिट करा दूंगा मैं आपको। जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन अभी आया था प्रीवियस ईयर बड़े इमामबाड़े से तो उसमें कैसे स्टोन्स का यूज हुआ है क्या हुआ है वो सब चीजें उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो कई सारी सांस्कृतिक वैल्यूज हैं वहाँ पे देखोगे उसको देख सकते मैं किससे बात मैं कह रहा हूँ तुम लोग को चलना बताओ बात क्या वो तुम्हारे और हमारे बीच का उसमें किसी को बीच नहीं चलना हो तो बताओ। जैसे लखनऊ जाएंगे खर्चा आपका और जाएंगे तो खर्चा आपका कोई प्रॉब्लम खर्चे वर्चे वाली कोई प्रॉब्लम शनिवार को बस बुक कर लीजिए। कितने लोग चलोगे लिख के मुझे बता देना। लखनऊ तो मैं क्या पंजाब जाएंगे ये अच्छा ऑप्शन है। अब पीलीभीत में ऐसा ऐतिहासिक चीजें कुछ खास है नहीं ना कि कहाँ विजिट करोगे है ना वहाँ चल सकते हैं ऐसा कर सकते हैं। आप लोग को कभी चलना हो तो बताइएगा मैं लेके चलूँगा। चलो देख लो पढ़ लो। देखिए ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 में पूछी गई थी। ठीक है मैं 23 का पेपर अभी सामने इसलिए नहीं रख रहा पहले तो मैं एक बार क्लास में उसको बता भी चुका हूँ अभी मैं फिर से एक बार बताऊंगा उसको लेकिन उसका पैटर्न बहुत अलग है सामान्य एग्जाम से क्योंकि इस बार बहुत अलग पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे तो मैं उसकी चर्चा करूंगा आपसे बाद में। लेकिन जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में पहले उसकी चर्चा से शुरू करते हैं। जैसा 2022 का पेपर आया 2022 के पेपर में अगर 100% में से देखा जाए तो 3.8% बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट था। ठीक है 3.8% का मतलब वही 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स अगर आप लगा लो तो 4 क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए थे इस तरह। ठीक है बकाया क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मेडिवल से मिलाकर पूछे गए थे तो कुल मिलाकर इस एग्जाम के अंदर 10 से 11 क्वेश्चन थे। ठीक है और ये पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को अगर लगाया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन इससे थे। ठीक है तो लगभग क्वेश्चन की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो 18 से 19 क्वेश्चन तक इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे जो इतिहास से संबंधित हैं। ठीक है उसमें से एक पार्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमेशा जिसको यहाँ पर पूछा गया। अदर पेपर जो भी है पूरा का पूरा वो आपका सारे पार्ट्स मिलाकर कितना आया था 96% अप्रोक्स पूछा गया। ठीक है अब 96 में ये वाले भी आते हैं। ठीक है इन टोटल काउंट किया जाता है। ठीक है टोटल आता है तो अगर हम लोग बात करें कि पूरे इतिहास का पार्ट कितना आया था तो अप्रोक्स 15% इतिहास पूछा गया था इस पेपर के अंदर और आप मान के चलिए कि 30% 34% 44% तक अगर आप लोग पहुंचते हैं तो एक ये अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट में एक अच्छी कमांड रखते हैं तो आप 40% तक आराम से पहुंच सकते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर और 40% एक अच्छा स्कोर माना जाता है। उसमें एडिशन कर दीजिए सिर्फ करंट अफेयर्स की
आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर्स की एडिशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 6 सब्जेक्ट पे आपकी इक्वली कमांड होगी, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं। आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए बहुत अच्छे से, ये बड़ी बात होती है। तो 6 सब्जेक्ट तो अगर किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इसमें से अगर 15 क्वेश्चन भी आए तो आप इस इंटरेस्ट के हिसाब से 12 क्वेश्चन तक डील कर ले जाओगे आराम से, क्योंकि ये आपकी कमांड का एरिया है। और कमांड में आप अच्छा 12 तो मैंने एक मिनिमम बता दिए, आप और भी अच्छा कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, जा सकते हैं। 6 सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो 6 सब्जेक्ट में से 2 से 3 सब्जेक्ट के ऊपर इसमें ज्यादा कमांड है, तो इसमें भी कमांड का लेवल 70 से 80% जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, कि अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप 70% क्वेश्चन को सही कर लें, उसमें से 50-50 ना हो वहां पे, ठीक है। 50-50 का जैसे एक आपने इतिहास ले लिया जो कि आप लोग का फेवरेट हो चुका है, मुझे पता है। दूसरा क्वालिटी है, उसको मैं दूसरे नंबर पे रख रहा हूं। क्वालिटी भी आप लोग का हो चुका होगा, हो गया होगा, तो क्वालिटी भी है। अगर आपका एक क्वालिटी है, क्वालिटी में भी इंटरेस्ट है, तो फिर उस बेसिस पे उसमें भी अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आप इतिहास में 12 इंटरेस्ट के हिसाब से ठीक कर लेते हो तो इसमें भी 10 से 12 ठीक कर लो, ठीक है, 10 से 12 इसमें भी आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं जिसपे आपकी एक अच्छी कमांड है, जहां पे आप 70-80% से ज्यादा क्वेश्चन अच्छे कर लेते हो, ठीक, इन सब्जेक्ट के साथ में कोई 2 सब्जेक्ट और प्लस कर दीजिए, कोई 2 सब्जेक्ट, और वो 2 सब्जेक्ट अब ढूंढिए आप कि यूपीएससी की प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो ये लोग फोकस कौन से एरियाज पे ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ढूंढिए। तो जाइए, अगर आपको दिखेगा तो एनवायरनमेंट, ये वो सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि जब से इन्होंने इसमें फॉरेस्ट का एग्जाम ऐड किया है तब से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत फोकस करने लगे। तो एनवायरनमेंट से लगभग 20 क्वेश्चन तक पूछ ले तो बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, तो यहां तक इनका लेवल जाता है, ठीक। अब आपने अगर ये ऐड कर लिया तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे बात करी 12 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, और इस 24 में से अगर आपने यहाँ पर भी लगभग 12 क्वेश्चन ठीक कर लिए, 20 की बात है ना, वहां तो 15 में कर रहे थे, यहाँ 20 में भी अगर 12 सही कर लीजिए। और एनवायरनमेंट बहुत ही क्रिटिकल और टफ सब्जेक्ट नहीं माना जाता, ये छोटा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से और बेसिकली कायदे से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसमें 12 कर लेंगे तो कितने क्वेश्चन होंगे, 36 क्वेश्चन, ठीक है, 36 क्वेश्चन आप लोग कवर कर चुके हैं अपने कंफर्ट जोन में। ये आपका कंफर्ट जोन है जहां आप 36 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब आपको जो नीड है वो कितने क्वेश्चंस की नीड रह गए, क्वालिफाई कितने में होता है, 90 मानो, 95 मानो, और हम लोग मैक्सिमम मान लें 100, मतलब 50 क्वेश्चन आप लोग पहुंच कर चुके हो 36 क्वेश्चन, और चाहिए कितने आपको 14 क्वेश्चन, 14 चाहिए। अब आप इन 3 सब्जेक्ट से अगर 36 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हो तो मेरे ख्याल से कोई एक सब्जेक्ट पे अगर आपको अच्छी कमांड हो जाए तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक, कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर। और वो सब्जेक्ट अब आपको बहुत वाइजली चूज करना है, वो वाइजली इसलिए चूज करना है क्योंकि करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है, ठीक, सब्जेक्ट मान रहा हूं मैं इसे, मैं इसको साइड में नहीं रख रहा हूं, बिल्कुल भी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 20, 25 और 15 और कभी कभी 10, इनका कोई भी क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन बोला जाता है यूपीएससी का मतलब करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। तो जब यूपीएससी का मतलब करंट अफेयर्स होता है तो करंट अफेयर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं और करंट अफेयर्स के इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो अभी अभी रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स से थे, हिस्ट्री में उसी से क्वेश्चन पूछ लिया, वो भी करंट का ही क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट से पूछा गया है ना। तो अगर हम बात करें तो ये करंट अफेयर्स में अगर आपके मैं मिनिमम से मिनिमम मान लो 10 ही क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स आपने अगर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप करंट अफेयर्स कायदे से करते हैं, ठीक है, आप मंथली मैगजीन्स फॉलो करते हैं, आप रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से आप करते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आप 2025 की तैयारी करें, ठीक, अभी के लिए नहीं है, ठीक। तो अगर आप अभी ये काम नहीं कर रहे तो 25 तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक। अगर ये काम हो रहा है तो इस 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सही कर लेंगे, क्योंकि ये पढ़े हुए क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने इनके बारे में नहीं भी पढ़ा है तो आप इसको लॉजिकल बेसिस पे सही कर लोगे।
लॉजिकल बेसिस पे जैसे पूछ लेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन और पूछ लेगा कि कोविड की वैक्सीन जो बनी अभी रिसेंट टाइम में, इससे एडवांस वैक्सीन बनना अब संभव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में आगे कुछ भी संभव है, अतः है। आप उस पर लॉजिक लगाओगे क्या, ये पॉसिबल ही नहीं है। टेक्नोलॉजी कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकती है, तो आप उस बेसिस पे लॉजिक्स लगा के भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट आ गए, चलो फैक्ट आपने नहीं पढ़े उसको छोड़ दो, उसके लिए मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। ठीक है, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ से भी ले लो, 7 भी अगर हम लोग माने तो कितने हो गए, 43 हो गए, 43 क्वेश्चंस हो गए अप्रॉक्स। और 43 क्वेश्चंस में यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी। क्योंकि उनका रिजर्वेशन का लेवल जो है यहाँ पर अच्छा चलता है, मतलब 8-10 नंबर कम ही जाएंगे। ठीक है, आराम से 43 क्वेश्चंस आप लोग सही कर चुके हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे बात करें हम लोग पुरुष वर्ग की, जो भी हमारे यहाँ की पुरुष सेना है। अब इस क्वेश्चन में आपको 43 में प्लस करना पड़ेंगे कितने, 7 मोर क्वेश्चंस। अब ये 7 क्वेश्चन कहां से लाओ, एक तो हिस्ट्री है, एक पॉलिटी है, तीसरा आपने एनवायरनमेंट ले लिया, चौथा मान लिया करंट अफेयर, जिसमें बहुत एफर्ट नहीं किया आपने, तब भी आप 7-8 क्वेश्चन ले गए। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप इसी 3-4 चीजों से क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन फिर भी जब हम लोग गौर में जाते हैं तो नियंत्रण में जाते हैं, कुछ ना कुछ साथ में एक साधन लेके जाएंगे कि भाई लड़ रहे हैं, ये काम ना आए तो ये काम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अब जो चीजें बची आपके पास में वो क्या क्या बचा, ज्योग्राफी बची, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बची हुई है और इकोनॉमी बची। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पे काम कर सकते हो, अपने कंफर्ट के हिसाब से। आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी में हमें अच्छा फोकस होकर हम तैयारी कर लेंगे तो कर लीजिए, आपको लग रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छे से कर सकते हैं तो कर लीजिए, इकोनॉमी पे किसी को लग रहा है तो उस पर कर लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट्स वो हैं जिन सब्जेक्ट्स को आप लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैंने और लिखे हैं उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना कभी भी कि हम इतिहास छोड़ दें और इकोनॉमी कर ले, काम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कि हम पॉलिटी छोड़ दें और ज्योग्राफी पढ़ लें, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर ज्योग्राफी पढ़नी ही है तब भी पॉलिटी पढ़नी ही पड़ेगी, वो तो कंपलसरी है। जो उधर के सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं वो कंपलसरी मान के इसलिए चलो क्योंकि वो सब्जेक्ट वो हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस के लेवल हमेशा बढ़े हुए ही रहते हैं, ज्यादा ही रहते हैं और आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये चीजें, ये कमांडेबल चीजें आपकी होती है। ठीक है, तो अगर आपने इन चीजों पे कमांड कर ली और इन तीनों में से अब कोई भी सब्जेक्ट एक भी उठा लोगे या थोड़ा 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 तीनों को पढ़ लो, तब भी आप क्या +7 नहीं कर पाओगे 43 में, कर लोगे ना आराम से, आराम से कर लोगे। इसमें ये होती है प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, सब भी पढ़ना है हमें, और सब पढ़ने के चक्कर में हमारा एग्जाम नहीं निकलता और फिर सब रह जाता है उसी वजह से। तो वो आप लोग से कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि आप सबके अंदर इक्वल ही जानकारी लेकर आओ, कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाएगी। और इनमें से कुछ लोगों का तो ऑप्शनल ही होगा, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी जो आप लोग लोगे, पॉलिटिकल साइंस IR एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल की तरह काम करते हैं और जिसका ऑप्शनल ही है वो तो ऑलरेडी इन सब्जेक्ट को खत्म ही कर चुका है, उसके लिए तो बहुत आसान चीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शनल भी वाइजली चूज किया है इनमें से कोई, अब किसी ने ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल लिया है, ठीक है, तो वो इस यहाँ से चेंज कर दो, एनवायरनमेंट के साथ ज्योग्राफी को चेंज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, वो वहां से चेंज कर दो क्योंकि आपने ज्योग्राफी में जितनी अच्छी कमांड कर ली होगी उतनी एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो अगर आप कोई 4 सब्जेक्ट्स भी पकड़े, उन 4 सब्जेक्ट के बेसिस पे भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो 4 के ऊपर कमांड जैसी होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि आपका एक इंटरेस्ट इतना अच्छा हो जिसमें आप 90% लेवल तक टच कर ले जाओ। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जहाँ पे 60-70-80% तक आप क्वेश्चन सही कर ले जाओ, एक सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें आप लोग चलो 50-50 भी ठीक कर लो, चल गए, उसके बाद में भी क्वेश्चन बच गया आपके पास में 50, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, और 40 से 50 में 7 क्वेश्चन ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, इसलिए यूपीएससी का क्वालिफाई का जो लेवल है वो इतना डाउन 50% पे ही रखा जाता है।
100 तो मैंने ज्यादा बता दी, मेरिट तो 90, 92, 94 तक में जाकर सिमट जाती है, इतना पेपर में ऐसा होता है। मैंने ये सेफ बताया आपको कि 100 आ गए तो आप बहुत सेफ हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एक पूरी तरीके से आइडियोलॉजी को सेट कर लीजिए दिमाग में कि हम सारे सब्जेक्ट के साथ में हमें जाना ही नहीं, क्योंकि आप लोग परेशान रहते हो ना इस चीज को लेके कि क्लास में कोई सब्जेक्ट चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, या किसी का लेवल ज्यादा चल रहा है, किसी का डाउन चल रहा है, या जो भी है तमाम तरीके की बातें हैं, तो उसको लेके आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। सारी संस्था में सारे टीचर हमारी तरह अच्छे हो ऐसा नहीं हो सकता, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं होता। दृष्टि में विकास दुबे कीर्ति के अलावा जितने भी टीचर है ना, उनका लेवल आप देखेंगे, दृष्टि से विकास दुबे कीर्ति में चल रही है, ठीक है। तो आप किसी भी प्राइवेट बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में भी चले जाओ, वहां पे एक रेपुटेड नाम होता है, मैक्सिमम 2-3 नाम होते हैं, और वो अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स बच्चे ऐसे करते होते हैं, ऐसे जैसे मैंने बताया। तो आपको तो कमांड लेवल पे चाहिए, जिन लेवल पे हम लोग आपको करा रहे हैं, आप कर लो कमांड इन 3-4 सब्जेक्ट के ऊपर, और तब भी ना निकले एग्जाम, तब कहना मुझसे आगे कि सर मैंने तो ये सब चीजें की थी, नहीं निकला, ठीक है। फिर आगे फिर बताएंगे तुम लोग को कैसे नहीं निकला। तो बेसिकली ये एग्जाम इन 4 चीजों से निकल सकता है, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करेंगे बुद्धि को, ये एग्जाम निकल जाएगा। आईएएस बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मांग रहा है आपसे, आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप आज की डेट से 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और यकीन मानिए 4 से 5 घंटा भी अगर आप सेल्फ स्टडी कर ले रहे हो, 4 से 5 घंटा मात्र, तब भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, तब भी, ठीक है। बस इस कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना। हम लोग करते क्या है, बुआ की पुप्पी की, इसकी शादी, उसकी शादी, ये वो, और उसमें 10-12 दिन बर्बाद करते हैं। ये नहीं करना होता। आप अपना किसी की भी शादी ब्याह करो, चाहे गर्लफ्रेंड ही की हो रही है, बर्बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको उन दिनों में भी 2 से 3 घंटा निकालने पड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि जब तक आपकी प्रायोरिटी आपका आईएएस या आपका एग्जाम नहीं है, तब तक इस फील्ड में रुकने का कोई मतलब नहीं। तो सर शादी हो उसकी तो जाए, खुद की हो नहीं उसकी शादी हो तो जाए, नहीं हाँ जाए, चले सारा मिल नहीं, वो तो पॉपुलर ही देखो करना। आप यूपीएससी में बस आ जाओ, हो गया गर्लफ्रेंड। देखो आईएएस चाहे फोकस करो, चाहे पीसीएस फोकस करो, ये वो एग्जाम है कि प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको इनको टॉप पे रखना पड़ेगा। कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप साइड करके, और उन पर्सनल रिलेशनशिप में मैं इंक्लूड पेरेंट्स को भी कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे लालची बनना पड़ता है किसी भी एक पोस्ट को गेन करने के लिए, क्योंकि ये पेरेंट्स आपकी स्टडी के लेवल को उस लेवल तक मैच नहीं कर पाएंगे, चीजों को वहां तक नहीं समझ पाएंगे कि आप किस लेवल से गुजर रहे हो, आपकी मेंटलिटी क्या चल रही है इस समय, या आप फोकस कितना हो। वो तो कहेंगे घर में बेटा उठ जाके पत्ते लिया, 2 मिनट में ले आएगा, क्या होगा 2 मिनट में जाके, या फिर झाड़ू पोछा कर दो बेटी, क्या हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो अपने आधार पर ठीक है, मैं उन्हें गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जब आपको पता है आपको आईएएस पीसीएस देना है, तो अपनी प्रायोरिटी में इसको टॉप पे रखिएगा। यहाँ पे अगर टसल हो गया पेरेंट्स के साथ में किसी चीज का कि मेरे लिए आईएएस इंपॉर्टेंट है या आप इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो उस समय आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, वो डिसीजन ये होना चाहिए कि मुझे मेरी परीक्षा के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेने दीजिए, क्योंकि ये मैं कर भी आप ही के लिए रहा हूँ या रही हूँ, और इससे आप ही लोगों को मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चीज को प्रायोरिटी में डाल दोगे तो यकीन मानिए, ये पेरेंट्स की बात मैंने सबसे पेरेंट्स का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारे रिलेशन उसके सामने बहुत नीचे, उसके सामने बहुत नीचे। और जब मैं आपसे साथ साथ कह रहा हूँ कि पेरेंट्स से टकरा जाओ इस लेवल पे जाकर, तो फिर आप समझ सकते हो कि और सारे रिलेशन तो बिल्कुल जीरो होने चाहिए आपके लिए एकदम। और जब तक ऐसा नहीं करोगे, प्रायोरिटी पे इसको नहीं रखोगे, तब तक आप इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई करोगे, क्योंकि ये भी चाहता है कि आप इसके साथ लॉयल रहो।
किसी और के साथ नहीं, ठीक है। इसको भी लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन एग्जाम के साथ, ठीक है। तो आप इस एग्जाम के साथ जब लॉयल रहोगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ना ही शुरू कर दो, रोज लड़ाइयाँ हो रही है, नहीं। उनको बैठाइए, समझाइए इस चीज को लेके, और उनको इस चीज के लिए बोलिए। जैसे कई सारे जो लड़कियां हैं बेसिकली उनके ऊपर प्रेशर आता है इस चीज को लेकर कि बस अब टाइम हो गया, अब हो गई तैयारी तुम्हारी खत्म, अब चलो शादी किया, रिश्ता और 2-3 साल में खत्म। तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर एक लगाम लग जाती है। तो आप उस समय पेरेंट्स के साथ बैठ के उनको इमोशनली समझा सकते हो कुछ चीजें कि अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं इस समय सेलेक्ट हो जाऊंगी तो शायद मेरे परिवार के लिए और आगे बढ़ने वाले परिवार के लिए, सबके लिए ये चीजें अच्छी हो, समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि आप लोग एक सिविल एस्पिरेंट हैं और सिविल सर्विसेज करने के बाद में IAS IPS ऑफिसर बनने वाले हैं। और ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जनता को समझा लेना, है ना। जो जनता है सबको समझा लेना। तो आपको 2 पेरेंट्स को समझाना जनता को समझाना बहुत मुश्किल है। गार्जियंस आपके जो है सर बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। 2 पेरेंट्स मतलब लड़की वाले को भी पेरेंट्स मतलब माता और पिता, ठीक है, माता और पिता की बात, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके बाद जो है, अगर आप ये सब चीजें सोच के बैठे हुए हो तब आप इस एग्जाम में आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर दिमाग में ये चल रहा है कि बगल वाला IAS की तैयारी कर रहा है तो मैं भी IAS की तैयारी करूं, ठीक है, या फलाना फलाना सेलेक्ट हो गया IAS के अंदर, कहानियां सुन ली यूट्यूब पे और आ गए आप लोग, तो ये मोटिवेशन थोड़े समय चलता है, सिर्फ शॉर्ट टाइम के। इंटरनल मोटिवेशन चाहिए होता है और वो आपकी डिजायर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी चाहत मजबूत है, अगर आप चाहते हो सच में कुछ बदलाव करना, सच में आपके पास कोई वजह है कि इस वजह से मैं IAS बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आप IAS बन पाओगे, ये बात ध्यान रखिए। अदरवाइज ग्रुप 4, ग्रुप C, ग्रुप D बहुत नौकरियां हैं, ठीक है, कहीं पे भी जाके आराम से सिलेक्शन ले लीजिए, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ेंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मेहनत नहीं। सर अगर ग्रुप D की बात कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन ज्यादा है इसके तुलना में। कंपटीशन तो ज्यादा है लेकिन तैयारी आसान है। अगर आपने तैयारी उसमें करी उस लेवल पे तो वो आसान है। मैं कहता हूँ 3 महीने में भी आप उस एग्जाम को निकाल लोगे, और ये ऐसा एग्जाम है जिसमें 3 साल में भी गारंटी नहीं है ना, कुछ पता नहीं होता। लेकिन अगर आप इन पैटर्न्स को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, मैं इसीलिए सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर आप इन पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो UPSC निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। जितना टफेस्ट एग्जाम है उतना ही इजीएस्ट एग्जाम है। टफेस्ट उनके लिए जो लोग माइंड में इन चीजों को मेकअप नहीं कर पाते, इजीएस्ट उन लोगों के लिए जो लोग इस आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही चल रहे हैं। आपने आज डिसाइड किया IAS बनना और आज ही आपको ये सब पता चल गया और आज ही से आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए अगले 1.5 सालों के अंदर जो भी समय है, 25 में अगर आपको एग्जाम देना है तो आप 25 में एग्जाम निकाल लो, ठीक है। और इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब आता है, सिर्फ मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप आइडियोलॉजी अपनी क्लियर रखिए एकदम, आप एग्जाम पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रीवियस एनालिसिस पे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 के अंदर, पहला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, लिखा हुआ भी मैंने इसलिए आंसर मेंशन भी कर दिया। इस क्वेश्चन का पर्पस है डिकोडिंग, हमें डिकोडिंग करनी है कि अगर 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया तो 23 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बन सकता है, हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड तो 1919 का ये जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम
बेसिकली यहाँ पर आपको पढ़ना है पहली चीज डिकोडिंग में, ये हमको पता चल रही है अगर ये 2022 में आया, ठीक 2022 के इस पेपर का भारत सरकार अधिनियम हमको पढ़ना है। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर कल ही तो ये टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, तो 2 टॉपिक्स जो यहाँ पे आए हैं बेसिकली, इसमें आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि प्रांतीय सरकार, ये देखो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पे लिख दिया इसने प्रांतीय सरकार की, यहाँ केंद्र का मेंशनिंग नहीं है, प्रांत में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसको आरक्षित और स्थानांतरित। हमने कल जो डायरेक्टी की बात की थी, वो डायरेक्टी का सिस्टम केंद्र और प्रांतों की शक्तियों के विभाजन की बात तो थी। यहाँ पर उससे थोड़ा आगे की बातें यहाँ पे चल रही है। 2 सब्जेक्ट से भी डिवीजन हुए थे, आरक्षित और ये वाले जो स्थानांतरित सब्जेक्ट, ठीक। अब आपको ये समझने की जरूरत है इनका क्या मतलब होता है। ये 2 कीवर्ड्स, ये एक आरक्षित है और एक स्थानांतरित है, ठीक है। एक तो हमें ये पढ़ना है, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भारत सरकार अधिनियम का कोई भी क्लॉज हमसे ना छूटे। अगर ये पिछले साल के क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। अगर इसमें 10 क्लॉजेस दिए हुए हैं तो 10 के 10 क्लॉजेस तुरंत ब्रेक करिए और पढ़ लीजिए उसके अंदर, ठीक है। और ये होगा कैसे, ये होगा एक A4 शीट की कॉपी बनाइए, उस A4 शीट की कॉपी में लिखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 2022 का क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स सिर्फ लिखिए, क्वेश्चन नहीं लिखना, उसमें कीवर्ड्स लिखने हैं। हेडिंग डालिए भारत सरकार अधिनियम 1919 और उससे रिलेटेड 10 क्लॉजेस वहां पे लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने ये आपके नोट्स, वो नोट्स हैं जो नोट्स जब आप कंप्लीट कर लोगे 10 साल के कंपाइलेशन के साथ में, तब आपको पता चलेगी उसकी वैल्यू, क्योंकि अगले साल का जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पेपर देखोगे तो आपके नोट्स में से ही आया हुआ होगा, उसके बाद हो ही नहीं सकता, ठीक है। नोट्स ही में से आया हुआ होगा। तो इसके अंदर हमने क्या बोला, उन चीजों को देखना है। जैसे ये कीवर्ड्स हो गए, इसमें भारत सरकार अधिनियम 1919 हो गया, फिर आरक्षित और स्थानांतरित, ये सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या थे 1919 के सब्जेक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उस एक्ट में इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो जिक्र किया गया था वो क्या था, वहां हमने एक्ट में कल देखा था। जो इसके ऊपर चर्चाएं हुई थी सारी की सारी, वो भी हमने देखा था। अगला जो कीवर्ड इसके अंदर पकड़ना है वो कीवर्ड्स ऑप्शंस देते हैं हमको, ठीक है। ऑप्शंस से पता चलता है। अब इन ऑप्शंस के अंदर अगर कीवर्ड्स को आप देखोगे तो ये कीवर्ड्स वो हैं जो बेसिकली हमको ये दिखाते हैं कि ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स कुछ केंद्र की ताकतों के पास में रहते हैं, कुछ प्रांतों की ताकतों के पास में रहते हैं। ये सब्जेक्ट्स हमको दिख रहा है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, प्रांतों के सब्जेक्ट्स हैं, ये साफ लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है। कि प्रांतों में ही तो डायरेक्टली लागू की गई, बोला कैसा था 1919 के एक्ट के अंदर, तभी तो प्रांत शब्द का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये शब्दावली दी गई है, ये चारों जो चीजें दी गई हैं, इन चारों के ऊपर अब हमको थोड़ी सी रिसर्च करनी है। और वो चारों पे रिसर्च कैसे की जाएगी, जिससे न्याय का प्रशासन की बात हो रही है। न्याय का प्रशासन की मतलब बात क्या हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात करें तो जुडिशरी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। न्याय कौन देगा, जुडिशरी देगी। जुडिशरी की बात कर रही है तो इसको ब्रेक करो। इस समय जुडिशरी के पास में क्या पावर्स थी, यहाँ पर ये हो गया रिपोर्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जुडिशरी के पास में इस समय में क्या पावर्स थी 1919 के समय में, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी की पावर्स तो चेंज होती रही है ना लगातार। हमें किस में देखता है, सिर्फ 1919 के समय में कि जुडिशरी के पास में क्या पावर्स थी। क्या जुडिशरी के हाथ में इस समय असीमित शक्तियां नहीं आ गई थी लॉरेट एक्ट के फॉर्म में, अभी पढ़ा थोड़ी समय पहले आ गई थी। तो ये बदलता हुआ स्वरूप क्या अगले साल इस फॉर्म में नहीं पूछ सकता कि न्याय के पास में, न्यायिक इंस्टीट्यूशंस के पास में असीमित शक्तियां इस समय में थी, नहीं लिखेगा रॉलेट एक्ट, नहीं लिखेगा किसी भी तरीके का, लेकिन ये लिख देगा कि 1919 के समय के दौरान न्यायालयों के पास में असीमित शक्तियां थी। फिर आप लोग उसको गलत लिखो, नहीं मानोगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट में तो ये मेंशन करके लिखा गया, ठीक है। इसको डिकोड किया हमने, यहाँ से पता चला हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन की बात की गई। स्थानीय स्वशासन सिर्फ एक वर्ड नहीं है। स्थानीय स्वशासन के बारे में आप ये पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन बेसिकली भारत के अंदर वो कर क्या रहा है, कहां से आया स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का पिता बोला किसको जाता है, लॉर्ड रिपन की बात की थी हम लोगों ने। लॉर्ड रिपन यहाँ पे आया, सिर्फ थोड़ा सा ही तो है, उस समय पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, और स्थानीय स्वशासन भारत के अंदर लागू कौन कौन सी जगहों पर हो चुका था, ये भी 1919 के एक्ट के अंदर हम लोग ने देखा था। कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था, वहां मिल जाएगा। ये डिकोडिंग हो गई, स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। भू राजस्व, भूमि कर जो लिए जाते थे समय, कौन सा इस समय में 1919 का या फिर 20th सेंचुरी का जमींदारी सिस्टम चल रहा था जिसके बेसिस पे ये लोग
भूमि से कर लेना शुरू कर चुके थे, यह समय में भूमि से कर ले रहे थे। अब आपको रैयतवाड़ी पता है, महलवाड़ी पता है, स्थायी बंदोबस्त पता है, ट्रिब्यूनल सिस्टम पता है, ठीक है, सालाना बोली वाला सिस्टम सब पता है, वो आप पढ़ के आते इतिहास में। लेकिन इस समय क्या चल रहा है, भू राजस्व की नीतियों के अंदर 20th सेंचुरी के अर्ली एरिया को अगर हम देखें तो इस समय क्या चल रहा है भारत के अंदर, उन नीतियों को सर्च कीजिएगा कि भू राजस्व इस समय किस तरीके से लोगों से लिया जा रहा है, कैसे लोगों से इस समय भूमि के ऊपर कर लेने की बात की जा रही है, ठीक है। क्या अंग्रेज टॉर्चर कर रहे हैं, अभी भी शोषण किया जा रहा है भारतीयों का या नहीं किया जा रहा है, ये चीज आपको कहाँ मिलेगी, ये चीज मिलेगी जब आप भू राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। हमने कुछ पढ़ लिया, अभी इसके अंदर भी आएंगे हम लोग, आगे भी हम लोग को इसके बारे में भी पढ़ना है। तो भू राजस्व व्यवस्था 20th सेंचुरी में कैसी चलती थी उसके बारे में भी बात करनी, ठीक है। तो भू राजस्व को भी डिकोड करेंगे। पुलिस प्रशासन, पुलिस की इतिहास पता है आपको, भारत के अंदर पुलिस कमीशन आया है ना, भारत के अंदर पुलिस कमीशन को लेकर चेंजेस किए गए, ठीक। पुलिस कमीशन को लेके किस तरीके से भारत के अंदर कौन कौन सी पोस्ट लाई गई अंग्रेजों के द्वारा, ये हमको पता है। अब इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस है तो यहाँ से साइड करके यहाँ पे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया पूरा डिकोड, ठीक है, इसकी डिकोडिंग यहीं पे हो जाएगी। और ये डिकोड हो गया तो अगले साल अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं बचेगा और आएगा ही इससे रिलेटेड, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में इन तमाम जितने भी कीवर्ड्स मैंने आपको बताए, इन कीवर्ड से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अब देखो, आगे वाले क्वेश्चन में दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करिए और 3 नाम दे दिए और पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये 3 नाम दिए गए, इन 3 नाम का मतलब बेसिकली क्या है, कीवर्ड्स पकड़िए, 4 कीवर्ड्स हैं इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, 1 2 3 और गदर पार्टी, ये 4 कीवर्ड्स हैं। गदर पार्टी को उठाइए, यहाँ पे नोट करिए, और गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 सैन फ्रांसिस्को, ये फैक्ट्स हैं, मुझे पता होने चाहिए, ये फैक्ट्स को यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है, कि गदर पार्टी से रिलेटेड ये चीजें हैं। ये 3 व्यक्तित्व का जब नाम यहाँ पर लिखा गया है तो ऐसे ही नहीं लिखा गया, वजह है इसके पीछे कोई, इन्होंने भी कुछ, ठीक है। तो अब वरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, ऐसे नाम हम लोग कम सुनते हैं इतिहास में जी, लेकिन ये नाम हम तो सुनते रहते हैं, घोष वगैरह सुनते रहते हैं। और गदर पार्टी से इनका जुड़ाव भी है और गदर पार्टी के वन ऑफ द मेंबर भी थे, ठीक है, इनका जुड़ाव। लेकिन क्या हम इनकी वजह से इन दोनों को तो नहीं छोड़ देंगे, हमें करना है फिर डिकोड इसको, इस क्वेश्चन को, और डिकोडिंग देखो कैसे करी जाती है, उसका ये है एग्जाम्पल, ठीक। मैंने लिखा वरिंद्र कुमार घोष के बारे में, ठीक है, और वरिंद्र कुमार घोष के बारे में मुझे ये जानना है कि ये भारत के अंदर इनके इम्पोर्टेंट योगदान क्या है इतिहास के अंदर। तो मुझे कुछ योगदान इनके बहुत इंपॉर्टेंट जो मिले, ये फाउंडिंग मेंबर हैं जुगांतर बंगाली वीकली, एक मैगजीन आती थी, उसकी ये क्या थे, फाउंडर थे जुगांतर। और जुगांतर एक रिवॉल्यूशनरी मैगजीन थी। रिवॉल्यूशनरी मैगजीन का मतलब ये वो क्रांतिकारी मैगजीन है जिससे भारत के अंदर एक क्रांतिकारी वर्ग खड़ा हो गया, जिसने अंग्रेजों के ऊपर हिंसात्मक रवैया अपनाकर उनकी हत्याएं की हैं, ठीक है। कौन सी मैगजीन, जुगांतर, ये उसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है। और पूरे के पूरा बंगाल के अंदर बैकग्राउंड है इनका। अगर हम लोग ढूंढे कि ये कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां अगर हो रही हैं तो उसके अंदर एक नाम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वरिंद्र कुमार घोष का नाम आ जाएगा। इसलिए मैंने ये लिख दिया 1880 से 1959 तक, मतलब पूरे के पूरे अगर स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें हम लोग तो बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में इनका नाम जरूर दिखेगा, ठीक है, बंगाल में जो भी क्रांतिकारी गतिविधि होगी। उसके बाद वरिंद्र घोष यंगर ब्रदर थे किसके, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष को जानते हो आप लोग, कौन, जो गरम दल के नेता थे, कांग्रेस के गरम दल के नेता, चौथे नेता जिनकी हम लोग बार बार बात करते हैं। तो अगर इनके बारे में क्वेश्चन बना है तो इनके भाई तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अरविंदो घोष। और जब हमको इनसे इनका कनेक्शन पता लग गया तो अरविंदो घोष के सामने डैश लगा के 4-5 चीजें यहाँ मेंशन कर दीजिए उनके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ अरविंदो घोष भी हो गए और वरिंद्र कुमार घोष भी हो गए, ये लोग यहाँ पर इस बेसिस पर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में इनका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी का। इनके क्या योगदान है इतिहास के अंदर, इन्होंने अनुशीलन समिति के सदस्य बने थे। अनुशीलन समिति कौन सी थी, वो समिति थी जिसमें भारत के अंदर रहकर अंग्रेजों के कोई भी कानून, कोई भी कार्रवाई, किसी भी तरीके के आदेश को मानने से
पूरी तरीके से मना कर दिया था। और भारतीय अगर किसी भी तरीके का उस कानून का समर्थन करते थे, ऐसे भारतीयों का भी बहिष्कार करा जाए, ये थी अनुशीलन समिति। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA 1924 में जो बनी थी, उसके जो है संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन है HRA, इसके ये एक संस्थापक सदस्यों में से थे। यही HRA आगे चल के बन गया था HSRA, ठीक है, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो गया था। यहाँ पे आगे थे भगत सिंह, ठीक है, और भगत सिंह ने आगे इसको सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, तो ये HSRA बन गया। HSRA के भी क्या थे, ये आगे चल के अध्यक्ष बने। अब क्या आपको ये दोनों पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके ये फाउंडिंग मेंबर भी हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ में सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये जिससे जुड़े हुए हैं उन दोनों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स को ऐसे तोड़ा जाता है इस तरीके से। और क्योंकि अगर आपने ये मेहनत एक बार ये क्वेश्चन में कर ली, तो आप यकीन मानिए पूरा सिलेबस खत्म होता जाता है आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिलेबस खत्म हो चुका होगा, और आप जब पूरे इतिहास को पलट के देख रहे होंगे, किताबों को पलट रहे होंगे, तो आपको ऑलरेडी वो सब चीजें पता होंगी। ठीक है, तो एक बेसिस ये होता है कि आप अपनी किताबों को जो पढ़ रहे हैं, NCERT इसीलिए बोली जाती है कि सिर्फ NCERT भी अगर आप पढ़ रहे हो तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि NCERT के साथ में आप ऐसी एनालिसिस जब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। क्या करोगे फिर स्पेक्ट्रम पढ़? जब आपने इन 10 साल को पूरा उठा के अपनी कॉपी को स्पेक्ट्रम बना दिया, तो फिर आप क्या करोगे 10 साल की एनालिसिस, स्पेक्ट्रम को पढ़ 10 साल की एनालिसिस करने के बाद, है ना? तो बेसिकली उसकी चिंता मत करो, चार्ज हो जाएगा। चार्जर लाया हूँ इसीलिए। हाँ, तो जब आपने ये पढ़ लिया है, वापस लग जाता है? पूरा सामान अब इसके बाद में जो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इनको तो पढ़ना ही है। इसके बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में उनको कई बार गिरफ्तार भी किया गया, ये चीज भी देखने को मिल रही है। 1926 में काकोरी षड्यंत्र मामले में इन पर मुकदमा चला था। अभी काकोरी पढ़ने वाले हैं कल के क्लास के अंदर हम, तो हमको देखना कि काकोरी षड्यंत्र के अंदर इनके ऊपर भी मुकदमा चला, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, तो अब हमारे लिए काकोरी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में कोई भी एक क्वेश्चन आ गया, तो आप समझिए उसको पूरा ओपन करके उसके साथ में पूरा का पूरा डिकोडिंग करिए, और डिकोडिंग करने के बाद में उससे रिलेटेड जो संस्थाएं भी दिख रही हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, इसको डिकोडिंग की एक तरीका कहते हैं। 2 किताबें ये भी देखिए, 2 किताबें, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस और दूसरी इन सर्च ऑफ फ्रीडम। अब ये 2 किताबें भी किसी फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया उसमें ये मेन हीरो नहीं है। मेन हीरो तो किसको बनाया गया था? बनाया गया, ठीक है जी, इनको बनाया गया। तो जब ये तो इनको हीरो बनाया गया था जब, तो उनको हीरो नहीं तो हो सकता अगले क्वेश्चन में उनको हीरो बना दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब रासबिहारी बोस के बारे में देखिए, इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक के फॉर्म में इनको जाना जाता है। ये आजाद हिंद फौज वो है जिसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर उसका फाउंडिंग मेंबर भी बनाया, और साथ ही साथ में पूरी आजाद हिंद फौज उनके हाथों में सौंप दी और बोले कि आजाद हिंद फौज आज से आपकी। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति हैं क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे लगभग 1905 से ही। स्वदेशी आंदोलन से लेकर आप भारत की आजादी तक देख लीजिए, तो ये किसी न किसी फॉर्म में भारत के आजादी के साथ में जुड़े रहे। ठीक है, उसके बाद में वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन पर इन्होंने हमला भी किया था। हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था, उस बम फेंकने में इनका काम था। हार्डिंग की तो हत्या नहीं हुई, लेकिन उनके जो महावत था और हाथी था उसकी वहां पर हत्या कर दी गई। ठीक है, डिकोडिंग समझ रहे हो आप लोग? इतने क्वेश्चन के बाद में ये समझ आ रहा है कि डिकोडिंग किसी क्वेश्चन की कैसे करनी है। अगर एक क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को आपको ओपन कैसे करना है, पीसीएस में ये नहीं करना होता है। ठीक है, जितना मैंने अभी आपको बताया इतना काम पीसीएस में नहीं करना। पीसीएस में रट्टा मारो, चलो ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन पीसीएस में अगर यही क्वेश्चन आया होता, पीसीएस में अगर यही क्वेश्चन आया होता, सेम क्वेश्चन,
और यहाँ पूछा जाता निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और इनमें से गदर पार्टी से कौन जुड़ा हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पीसीएस आपसे पूछता तो पीसीएस की प्रीवियस ईयर एनालिसिस में आपको क्या कार्य करना था, आपको सिर्फ इतना करना था कि गदर पार्टी से रिलेटेड आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शंस कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं, आपको किससे रिलेटेड पढ़ना है, गदर पार्टी से। वहाँ ऑप्शंस को डिकोड नहीं किया जाता, यूपीएससी में ऑप्शंस भी डिकोड किए जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड किया जाता है। क्वेश्चन है ना हमारा तो गदर पार्टी, तो क्वेश्चन को डिकोड करेंगे वहाँ पे इन ऑप्शंस को डिकोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये ऑप्शन डिकोड करने हैं तो ये यूपीएससी के लिए करना है, ऑप्शंस के साथ में डिकोडिंग करनी है, लेकिन पीसीएस में ये कार्य नहीं करना है। ये एक क्वेश्चन का सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको, अभी पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया, उसके अंदर आपको क्या करना होता है, 1919 का सिर्फ एक्ट पढ़ना, उसके ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी आगे जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो ऑप्शंस के बेसिस पे ही डिजाइन करता है। वो लोग पिछले 10 साल के पेपर लेके बैठे होते हैं और फिर उसके बाद में फिर उसके अगले पेपर को डिजाइन कर रहे होते हैं वो लोग, क्योंकि उनको वो लेवल मैच कराना है कि इससे नीचे ना आ जाए, इससे ऊपर ही जाए, ठीक है। तो वो उस लेवल को मैच कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीसीएस में ऐसा नहीं, पीसीएस में अगर टफ आया तो ठीक है, नहीं आया तो चलो ये तो पिछली बार से भी ज्यादा इजी आ गया, ऐसा बहुत बार सुना होगा आपने कि 2020 का इजी आया था, 21 का टफ आया, 22 का फिर इजी आ गया, ऐसा सुना होगा। पीसीएस ये चीजें नहीं करता। पीसीएस में अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस को डिकोड कर लिया तो आपका काम बन गया। और अभी एक चीज आप लोग को और बता दूं, जो लोग 2024 आईएएस टारगेट नहीं कर रहे हो वो लोग 2024 का पीसीएस जरूर देना, ठीक है। फॉर्म आएगा, जब भी आएगा, मार्च में सुना जा रहा है एग्जाम है इसका, और हाँ जो भी डेट है, और आप इस पीसीएस का एग्जाम अब पता नहीं जो भी संडे होगा उसी दिन 17 मार्च होली वाले दिन था, होली वाले दिन से हटा के एक घंटे पहले कर दिया, एक दिन पहले। तो 11-17 में देख लो, जो भी संडे हो उसी में होगा, ठीक है, क्योंकि 11-17 दोनों संडे तो नहीं हो सकते ये दिन का। तो बेसिकली आपको करना क्या है, 2024 का पीसीएस जरूर दीजिएगा। जो लोग इस बार आईएएस नहीं दे रहे, जो लोग आईएएस दे रहे हैं वो लोग पीसीएस दिमाग में भी मत लाइएगा, ठीक है। सिर्फ आईएएस पे फोकस कीजिएगा। फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने में कोई आपत्ति नहीं है, एग्जाम दीजिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पढ़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना वही है जो एग्जाम देना है। सारे एग्जाम तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी को होने वाली, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस होता है आपको। आप दीजिए सारे एग्जाम, अभी पुलिस भर्ती आई है वो भी भर, कोई दिक्कत नहीं, सब तो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टारगेट क्या है, मेन टारगेट पीसीएस है या मेन टारगेट आईएएस है, उस पर फोकस करो, ठीक है। तो पीसीएस का एग्जाम जब आप 24 के अंदर देंगे तो पीसीएस का एग्जाम आप लोग ऐसे मेहनत करके दीजिए कि आप लोग पीसीएस प्री क्वालिफाई कर लो, और अगर क्वालिफाई हो गया तो आप यकीन मानिए 3 महीने में आपको मेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो मेंस जो आप 25 में आईएएस का मेंस देने जाओगे उसके लिए बहुत बड़ा सबक होगा, एक्सपीरियंस होगा कि वहां क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, है ना। तो ये अगर मेंस निकल गया तो फिर इंटरव्यू एक फेस करोगे, जो इंटरव्यू फेस करोगे उसमें, और मार्च में एग्जाम होने का मतलब आप समझ रहे हो, जुलाई अगस्त सितंबर तक सब चीजें फाइनल हो चुके होंगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पीसीएस नहीं हो पाया तो सितंबर के बाद में मौका है ना आईएएस की तैयारी करने का, तो सितंबर से लेकर जिन लोगों को 2025 में देना है वो सितंबर से लेकर 25 तक तैयारी करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर उसके अंदर। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अपनी स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल इम्पोर्टेंट है, और ये कब निकल जाएगा आप लोग को सच में पता नहीं चलेगा कब निकल जाएगा। बहुत ध्यान से अपने फ्यूचर को डिसाइड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इस सर्विस के लिए हो तो इसमें मोस्ट वेलकम, रुके रहिए और मेहनत करते रहिए, और अगर आपको नहीं लग रहा है आप इस सर्विस के लिए नहीं हो तो फिर अपनी बुद्धि बढ़ाइए, ठीक है, छोड़ना नहीं, बुद्धि बढ़ाइए और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हम इस एग्जाम के लिए हैं। जब आप यहाँ क्लास में बैठे हुए हो और यहाँ पर बैठने के बाद में आप बातें ना करके और यहाँ पर क्लासेस कर रहे हो, होगी तुम लोग हैं? क्या क्या चलती है, कौन सी चौपाल चलती रहती है? इसी हमें तो कुछ पता नहीं है, तुम लोग को सब पता है, तुम लोग सब जानते हो, तुम लोग बात करो।
तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपने 24 के अंदर इस एग्जाम को दिया तो 25 के अंदर आपकी आईएएस की प्रिपरेशन स्वयं हो जाएगी। अपने आप को कभी कम मत आंकिए कि हम लोग इस एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते। हर बंदा इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकता है। और आप लोग अगर ये सोच के इस क्लास के अंदर बैठे हुए हो तो आप लोग उन लाखों लोगों में से अपने आप को बहुत अलग कर लीजिए कि जो लोग सोच भी नहीं पाए। सोचना तो छोड़ो, कई लोग सोच के भी यहाँ नहीं आ पाए। यहाँ कितने एनरोलमेंट हुए बता आप लोग? 300-350 हुए, उनमें से यहाँ 30 बच्चे हैं। तो आप समझ रहे हो उस बात को कि वो बच्चे ना तो हिम्मत कर पाए, ना यहाँ तक पहुंच पाए, और किसी मजबूरी की वजह से या किसी समस्या की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है, ईश्वर आपके साथ है, इसका साफ साफ संकेत यही है। और जब वो आपके साथ है तो आप अपने साथ क्यों नहीं? तो आप अगर अपने साथ हो जाओगे जिस दिन, उस दिन ये एग्जाम जरूर निकल जाएगा। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए हमेशा, ये फील ही मत करिए। हमेशा अपने आप को आईएएस बना के घुमाया करो, यहाँ घुमा करो। हम तो आईएएस है पहले से, ऑफिसर हैं। किसी से बात करो आईएएस ऑफिसर बन के ही बात करो। अपना रहने सहने बोलने का जो तरीका है वो सब ऐसा ही अडॉप्ट कर लो कि कोई ऑफिसर होता है। सामने वाला व्यक्ति आपकी जो पर्सनैलिटी होती है देख के ही बोलता है ना कि लड़का लग रहा है, लड़की लग रही है, ये ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है। तो ये फील आप अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर रहे अभी से? जब आपको इन सर्विसेज के अंदर जाना तब क्या वहां ट्रेनिंग लेके डेवलप करोगे? ऐसा तो नहीं है ना। अभी लास्ट ईयर आपने खुद देखा, विपिन सर आप सब लोग जानते हो जो यहाँ डीएसडब्ल्यू ऑफिसर थे। तो आप उनको जब मिला करते थे, उनसे जब बात किया करते, क्लास में भी आ चुके पुराने बच्चे देखते होंगे, तो देख के लगता नहीं कि एक ऑफिसर होगा, देख के लगा करता था। उनके व्यक्तित्व को देख के लगा करता था। जब वो बात किया करते थे उनके साथ में बात करने के तरीके से लगा करता था। ये तरीका वो कहाँ से लाए, कैसे? आज के समय में आईएफएस ऑफिसर है या नहीं है? आईएफएस ऑफिसर है आज के समय में, तो इतनी बड़ी सर्विस को निकाल के पहुंचे हुए, तो उन्होंने अपने अंदर ये चीजें पहले से डेवलप की। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके सामने है, वरना बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल है क्योंकि आपके सामने, इसलिए इस एग्जाम्पल को दे रहा हूँ, तो आप लोग ने देखा है। तो ये चीजें आप अपने अंदर डेवलप करते हैं पर्सनैलिटी में शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि बाद में करोगे जब ऑफिसर बन जाओगे, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी से इनको अडॉप्ट करना शुरू करिए। देखिए ना, लाइफस्टाइल देखा करिए, हर साल सिलेक्शन होता है। यूट्यूब का कोई भी चैनल फॉलो कर लो, जो नए सिलेक्शन हुए वो लोग तुरंत अपने नए नए चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें डालते रहते हैं। देखते हो ना कि भारत दर्शन के लिए गए, या फिर इस समय लबासना में क्या चल रहा है, लबासना में क्या चीजें हो रही हैं, ये अपने मन के अंदर उतार लो कि हमको तो आगे यहाँ जाना ही, मसूरी पहुंचना ही है, लबासना जाना ही है। तो जब हम वहां जाएंगे तो कौन से लाइफस्टाइल को हम लोग अडॉप्ट करेंगे वहां पर जाके? तो अगर अभी से आपने इसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, तैयार कर लिया, तो यकीन मानिए कि आप लोग जिस दिन जीना शुरू कर दोगे ऐसा, उस दिन ये बन जाएगा चरस। और चरस छोड़ना नामुमकिन चीज होगी। मतलब आप जब तक इसके अंदर सिलेक्शन नहीं ले लोगे ना, ये आपसे छूटेगी नहीं, ठीक है। ये वो चीज बन जाएगी और ये अच्छी चीज है, ये नेगेटिव सेंस में नहीं, ये अच्छी चीज है। आप सिलेक्शन लिए बिना सर्विस से पीछे हटो, उससे अच्छा है कि सिलेक्शन ले ही लो किसी ना किसी समय में। तो आप इसमें सिलेक्शन ले लो, और ये सब कैपेबिलिटी आप लोग के अंदर है, सबके अंदर होती है ये चीज, इसीलिए इसके ऊपर काम करते रहना है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए ही कराए जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लाया जाए, ठीक है। उसी पर्सनैलिटी पे काम करना है। फैक्चुअल नॉलेज सब प्रीलिम्स दे देगा आपको, आपकी आइडियोलॉजी आपका मेंस दिखा देगा, आपकी पर्सनैलिटी आपका इंटरव्यू दिखा देगा, और इन तीन से डिसाइड हो जाएगा आपके ऑफिसर बनने लायक हो या नहीं, ठीक है। आप जो भी प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, 2 क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास में जो आगे हैं, मैं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। अभी कुछ बातें आपको बतानी जरूरी थी इस क्लास से पहले, इसलिए ये बताना बहुत कंपलसरी था कि आप लोग अगर इस माइंड सेट के साथ क्लास में बैठ रहे हो तब आप लोग के लिए अच्छा है। अदरवाइज ये चीजें टाइम वेस्ट है आपके लिए, ये बताना इसलिए बिल्कुल, ठीक है। ये चीजें सच में टाइम वेस्ट है आपके लिए तब जब आप इस आइडियोलॉजी या मेंटेलिटी के साथ नहीं बैठ रहे हो कि मुझे आगे चल के आईएएस बनना है या पीसीएस, क्योंकि मैं टीसीएस से भी सॉल्व कराऊंगा पेपर आपको। अगर आप इस आइडियोलॉजी के साथ नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी वन डे एग्जाम देके अपने सिर्फ नौकरी चाहते हो, तो फिर ये आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी एक भी बच्चे का यहाँ पे समय बर्बाद हो, ठीक। तो अगर आप अपने एफर्ट्स के थ्रू आपको लगता है ये चीजें आपके काम की हैं, तब तो आप इसको कंटिन्यू बिल्कुल कीजिएगा। क्योंकि मैं तो ये कराने वाला हूँ, अगर क्लास में 2 बच्चे भी होंगे, 3 बच्चे भी होंगे, तो मैं ये कराऊंगा, जरूर कराऊंगा।
क्योंकि वो 2-3 बच्चे भी अगर आईएएस के लिए सीरियस हैं और आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उस एक बच्चे को भी वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा पूरी। मुझसे जितने एफर्ट लग पड़ेंगे मैं करूंगा, कोई आपत्ति वाली इसमें बात नहीं। उसमें कितना भी टाइम देना पड़ेगा दूंगा। यहाँ पे आके अगर यहाँ से अभी लखनऊ भी चला जाऊंगा, मुझे नीड लगेगी कि तुम लोग को जरूरत है, मैं आके तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। आप लोग कितना सहयोग करते हो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इस सर्विस के लिए सीरियस हो तो सच में ये मत सोचना बिल्कुल भी कि ये तो सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, ये कभी मत सोचना। मैं एक सब्जेक्ट की तैयारी फैक्चुअल बेसिस पे करा रहा हूँ, सिर्फ फैक्चुअल बेसिस पे, लेकिन जो सारे के सारे सर्कमफ्रेंसेस और आयाम को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं हर चीज़ की बात आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसका मतलब यही है कि फैक्चुअल चीज़ें तो आप आज जाके किताबों में रट लोगे, लेकिन वो पर्सनैलिटी अगर आपकी नहीं बन पाई ऑफिसर बनने वाली, तो आप उन चीज़ों को कभी भी अपने अंदर अडॉप्ट करके आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो उन चीज़ों को अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, वरना समय गुजरता जाता है और हमको पता नहीं चलता है ना। कोविड गए हुए 4-5 साल गुजर गए और हमें लग भी नहीं रहा 4-5 साल गुजर हो गए, है ना। इतना समय तेजी से जाता है, हमें नहीं पता चलता, और ये कल की ही बात लगती है, एकदम से चीजें गुजर जाती है ना। तो ऐसी चीजें कब आएंगी, कब चले जाएंगी, आगे लाइफ कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, तो ये आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास हैं। मैं पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दूंगा, पूरा सिलेबस जो भी चल रहा है हमारा चलता रहेगा। इसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पहले करा दूंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आएंगे हम लोग, उसकी भी रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से आप लोग को करा देंगे। तो ये चीजें करने के लिए हमें थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए समोसे के भरोसे मत आया करो, खाना खा के आया करो सब लोग अपने अपने घर से, ठीक है। यही कर रखते हैं, बाकी कल क्लास सर इसको बंद कर दो।